गंवाने के उम्र में कमाने का हुनर सीखा है। कि जनाब गंवाने के उम्र में कमाने का हुनर सीखा है, लोग खुद पीछे आते हैं जब से ठुकराने का हुनर सीखा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के यूनिट 2 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिसका कोर्स कोड है AAC 203। तो आज हम आपको विस्तार पूर्वक AAC 203 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके आंसर के साथ आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें हिंदी के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों टॉपिक्स, शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों टॉपिक्स, प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों टॉपिक्स के ऊपर सभी जानकारियों को अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के यूनिट 2 में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो आपके 4th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के यूनिट 2 का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्राचीन काल में राजा को किसका अंग मानते थे। प्राचीन काल में राजा को किसका अंग मानते थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ईश्वर का। राजा को किसका अंग मानते थे, ईश्वर का अंग मानते थे। दूसरा प्रश्न है, राजा के अधिकार ईश्वर प्रदत्त हैं, जब कोई उसका विरोध करता है तो ईश्वर का विरोध करता है, यह किसका कथन है। राजा का जो अधिकार होता है वह प्रकृति प्रदत्त होता है, कोई व्यक्ति उसका विरोध करता है वह ईश्वर का विरोध करता है, यह किसका कथन है। तो आपका आंसर हो जाएगा पाल का कथन है। आंसर क्या हो जाएगा, पाल का कथन है। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में राज्य कितने प्रकार के होते हैं। प्राचीन काल में राज्य के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। प्राचीन काल में राज्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, राजतंत्रीय व्यवस्था में शासित राज्य की संख्या कितनी है। राजतंत्रीय व्यवस्था में शासित राज्य की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9। आंसर क्या हो जाएगा, 9। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, राज्य के सप्तांग सिद्धांत में राजा को क्या कहा गया है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत में राजा को क्या कहा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा दंडधरो गुरु। राजा को क्या कहा गया है, दंडधरो गुरु कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, अमात्य की संख्या कितनी होती थी। अमात्य की संख्या कितनी होती थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 37। अमात्य की संख्या कितनी होती थी, 37। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, प्राचीन भारत में मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कितनी थी। प्राचीन भारत के मंत्रिमंडल जो थे उसमें मंत्रियों की संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 से 8। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कितनी थी, 7 से 8। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, गुप्त काल में बड़े संघों के प्रतिनिधियों को क्या कहते थे। गुप्त काल में बड़े प्रतिनिधियों को क्या कहते थे, आपका आंसर हो जाएगा श्रेष्ठी। क्या कहते थे, श्रेष्ठी कहते थे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, श्रेणियों द्वारा जमा धन क्या कहलाता था। श्रेणियों के द्वारा जो धन जमा किए जाते थे उसको क्या कहा जाता था, तो आपका आंसर हो जाएगा अक्षय निवि। आंसर क्या हो जाएगा, अक्षय निवि। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, राम के अयोध्या लौटने पर उनके स्वागत के लिए श्रेणी प्रमुख भी उपस्थित थे, यह किसका कथन है।
राम के अयोध्या वापस लौटने पर उनके स्वागत के लिए श्रेणी प्रमुख भी मौजूद थे, उपस्थित थे। यह किसका कथन है? तो आपका आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि की। यह किसका कथन है? महर्षि वाल्मीकि का कथन है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, श्रेणियों के संगठन में सर्वोच्च स्थान किसका था? श्रेणियों के संगठन में सर्वोच्च स्थान मतलब सबसे ऊंचा स्थान किसका होता था? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रेष्ठिन या ज्येष्ठक का। श्रेष्ठिन या ज्येष्ठक का। इनका स्थान क्या था? सबसे ऊंचा था, सर्वोच्च था। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, आर्यभट्ट और वराहमिहिर किस काल में थे? आर्यभट्ट और वराहमिहिर किस काल में थे? तो आपका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। किस काल में थे? गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, व्यापारियों के समुदाय के प्रधान क्या कहलाते थे? व्यापारियों के समुदाय के जो प्रधान होते थे उनको क्या कहा जाता था, मतलब ये क्या कहलाते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा महाश्रेष्ठी। आंसर क्या हो जाएगा? महाश्रेष्ठी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, व्यापारियों के काफिले क्या कहलाते हैं? व्यापारियों के काफिले क्या कहलाते थे? पहले के ज़माना में व्यापारियों के काफिले क्या कहलाते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रेणी। व्यापारियों के काफिले क्या कहलाते थे? श्रेणी कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कौटिल्य के समय श्रेणी के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? कौटिल्य के समय श्रेणी के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा मुख। कौटिल्य के समय श्रेणी के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? मुख कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, व्यवस्थित रूप से व्यापार और वाणिज्य का प्रारंभ किस काल में हुआ? व्यवस्थित रूप से व्यापार और वाणिज्य का प्रारंभ किस काल में सबसे पहले हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा सैंधव काल में। आंसर क्या हो जाएगा? सैंधव काल में। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सैंधव काल में क्रय विक्रय किसके माध्यम से होता था? सैंधव काल में मतलब सिंधु सभ्यता का जो काल था उस समय क्रय विक्रय किसके माध्यम से होता था? तो आपका आंसर हो जाएगा विनिमय के माध्यम से। विनिमय का अर्थ होता है कुछ सामानों को लेना और कुछ सामानों को देना। तो आंसर क्या हो जाएगा? विनिमय के माध्यम से। विनिमय के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, सैंधव काल में सोना कहाँ से लाया जाता था? सैंधव काल में सोना कहाँ से लाया जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा मैसूर के खानों से। सोना कहाँ से लाया जाता था? मैसूर के खानों से लाया जाता था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, सैंधव वासियों के लिए सीसा का आयात कहाँ से होता था? मतलब कि सैंधव वासियों के लिए सीसा कहाँ से लाया जाता था? अभी क्या जाने हम लोग सोना कहाँ से लाया जाता था, अब ये समझिए कि सीसा कहाँ से लाया जाता था। तो आपका आंसर हो जाएगा अजमेर से। सीसा कहाँ से लाया जाता था? अजमेर से। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले मतलब रोड पर जो टैक्स दिया जाता है तो रोड टैक्स वसूलने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? किस काल में? मौर्य काल में। तो आपका आंसर हो जाएगा पंड्याध्यक्ष। आंसर क्या हो जाएगा? पंड्याध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, वैदिक युग में ऋण हेतु किस शब्द का प्रयोग हुआ है? वैदिक युग में मतलब वैदिक काल में ऋण के लिए, ऋण मतलब कर्ज, तो ऋण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कुसीद। आंसर क्या हो जाएगा? कुसीद। ऋण के लिए मतलब कर्ज के लिए कुसीद शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर,
वार्ता क्या है? वार्ता क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य क्या होता है? वार्ता होता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। यह किसका कथन है कि राजा को श्रेणियों पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए? यह किसका कथन है कि राजा को श्रेणियों पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा कौटिल्य का। कौटिल्य का कहना है कि राजा को श्रेणियों के ऊपर कठोर नियंत्रण होना चाहिए। किसका कथन ये? कौटिल्य का। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। दास प्रथा किस काल में प्रचलित थी? दास प्रथा किस काल में प्रचलित थी? तो आपका आंसर हो जाएगा उपनिषद काल में। दास प्रथा किस काल में प्रचलित थी? उपनिषद काल में। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। मनु ने दास के कितने प्रकार बताए हैं? मनु ने दास के कितने प्रकार बताए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 7। मनु के अनुसार दास कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। नारद ने कितने प्रकार के दासों का वर्णन किया है? नारद ने कितने प्रकार के दासों का वर्णन किया है? मतलब कि नारद के अनुसार दास कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 15 प्रकार के। आंसर क्या हो जाएगा? 15 प्रकार के। तो ये आपके 4th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के यूनिट 2 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तथा उसके आंसर्स थे। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बढ़िया से समझ में आए होंगे और कुछ दिनों पश्चात होने वाले 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।